फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में प्रश्न नंबर 29 तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 15 में हम लोग प्रश्न नंबर 30 से पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन कर देखेंगे। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं अपने क्लासमेट सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारी इस क्लास को, इस चैनल को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के और व्हाट्सअप चैनल लिंक से जुड़ के वहाँ से आप लोग पीडीएफ और कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की स्वीकृति का वर्णन कीजिए। आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की स्वीकृति का वर्णन कीजिए। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की स्वीकृति, चलिए पढ़ते हैं। तो विलियम बेंटिंक को मैकाले का विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को प्राप्त हुआ था। तो विलियम बेंटिंक को क्या हुआ था? लॉर्ड मैकाले को, जिसने निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत दिया था, उसका विवरण पत्र जो मैकाले बनाया था 2 फरवरी 1835 को, ये किसको दे दिया? मैकाले ने बेंटिंक को दे दिया। इस पर उसने गंभीरता से विचार कर मार्च 1835 को उसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की। ठीक है, तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने क्या किया? जो मैकाले की निस्यंदन शिक्षा सिद्धांत था, 2 फरवरी 1835 को क्या किया? मैकाले ने अपने बेंटिंक को शिक्षा संबंधी प्रस्तावों को क्या किया? विवरण पत्र को दे दिया। तो इस प्रकार जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था उसने नया शिक्षा नीति ला दिया उसी के सिफारिश पर। मार्च यानी कि एक महीने बाद, जस्ट 2 फरवरी 1835 को लिया और मार्च में 1835 को एक महीने बाद जस्ट उसने नई शिक्षा नीति की अंग्रेज सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति ला दी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला क्या था? शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेज शिक्षा हेतु ही किया जा सकेगा। यानी कि शिक्षा के लिए जो निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग, यानी कि शिक्षा के लिए जो भी सबसे अच्छा प्रयोग होगा वो बस अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश माध्यम का ही क्या होना चाहिए? पैसा उस पर लगना चाहिए। देखिए, ये एक तरफा ला रहे हैं सब नियम अंग्रेज, इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन हुई। संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षण संस्थानों को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों हेतु आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेगा। मतलब ये डायरेक्ट नहीं बंद किए विद्यालयों को, भारतीय विद्यालयों को, बस इसका प्रमोशन रोक दिए। मतलब इनका बढ़ावा, इनको प्रचार प्रसार रोक दिए तो अपने आप ये बैठ जाएंगे। तो संस्कृत हो गया, अरबी हो गया या फारसी हो गया, इन शिक्षण संस्थाओं को बंद ये लोग नहीं किए, बल्कि शिक्षकों को वेतन देते रहे और बच्चों को छात्रवृत्तियां, जिससे क्या हुआ? बच्चे और भारत में जो वो थे, वो शिक्षक वो विरोध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको वेतन मिल रहा था। थर्ड, भविष्य के प्राच्य साहित्य के मुद्रण। ठीक है, भविष्य के जो प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर भविष्य में अगर कोई, मान लीजिए आप लिखते हैं जो भी प्राचीन साहित्य है उसके बारे में लिखते हैं, तो उसका प्रकाशन और मुद्रण नहीं किया जाएगा अंग्रेजी सरकार के द्वारा। चौथा, मद 3 से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। तो ये क्या था? अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, ये था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है? प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2009 को समझाइए। तो शिक्षक शिक्षा हेतु यानी कि टीचर के शिक्षा के लिए क्या क्या करिकुलम, क्या क्या पाठ्यचर्या डिजाइन किया गया था 2009 को बताना है। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक शिक्षा के रूप में आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हुआ। 1947 में हम स्वतंत्र हुए और भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में ही आया और 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए। 1961 में हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना की और इसे स्कूली
परीक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरूप निर्धारण का कार्यभार सौंपा गया। एनसीईआरटी को मिला था। इसने सर्वप्रथम 1975 में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी एक दस्तावेज, जिसमें करिकुलम सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम यानी कि 11th-12th के बाद प्रकाशित किया गया, तथा उसमें दूसरा दस्तावेज प्रकाशित किया टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क। इसमें इसने प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए और साथ ही उनके पाठ्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। तो 1988 में उसने इस संबंध में तीसरा दस्तावेज प्रकाशित किया। इसमें उसने शिक्षकों में गांधीवादी मूल्यों के विकास पर अधिक जोर दिया। 1993 में एक एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इसका संगठन किया गया। 1996 में इसने शिक्षक शिक्षा संबंधी नवीन दस्तावेज तैयार किया। किसने? एनसीटीई ने। और उसे 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, तो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, तो CFQTEU का नाम से प्रकाशित किया गया। तो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से प्रकाशित किया गया। इस बार इसमें भिन्न भिन्न स्तर पर एवं भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य निश्चित किए गए। क्या हुए? उद्देश्य निश्चित किए गए। उद्देश्यों की इस भिन्नता के पीछे कोई ठोस तर्क नजर नहीं आता, फिर ये अपने में स्पष्ट भी नहीं है, अतः उन सब उद्देश्यों को यहाँ प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं। हमारी दृष्टि से किसी भी स्तर और किसी भी प्रकार की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। पहला, शिक्षकों को शिक्षा एवं शिक्षण के मूल आधारों का ज्ञान कराना और उनमें शिक्षा और शिक्षण के प्रति अंतर्दृष्टि एवं दूरदृष्टि का विकास करना। दूसरा क्या था? शिक्षकों को व्यक्ति, एनसीएफ 2009 की बात हो रही है, शिक्षकों को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का ज्ञान कराना और उन्हें उन सब की प्राप्ति हेतु तैयार करना। तीसरा, शिक्षकों को अपने समाज और राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट ज्ञान कराना और उनमें उनको प्राप्त करने की क्षमता एवं कौशल का विकास करना। चौथा, शिक्षकों को विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों, विशेषकर उनके जिन्हें पढ़ाना है, के मनोविज्ञान का ज्ञान कराना और उनके साथ तदनुकूल व्यवहार करने की विधियों में प्रशिक्षित करना। ये चौथा हो गया। पांचवा आपका क्या था? शिक्षकों को छात्रों की शिक्षा में उनकी स्वयं की, समाज की तथा राष्ट्र की भूमिका का ज्ञान कराना, यानी कि देशभक्ति का पाठ पढ़ाना था कि ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जिससे क्या हो? देश की भलाई हो, और उन्हें इन सब के सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में प्रशिक्षित करना ही क्या था? एनसीएफ 2009 की विशेषताएं थी। और देखिए एनसीएफ जो 2009 है वो भी किसके लिए बताना है? एनसीएफ 2009 को तो टीचर के लिए बताना है, शिक्षक शिक्षा के लिए, यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए बताना है। तो टीचर एजुकेशन के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 को बताना है, तो इसमें एनसीटीई बना था, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो राष्ट्रीय अध्यापक एवं शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 ही क्या हुआ? इसके अंतर्गत एनसीटीई का निर्माण किया गया। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे टेलीग्राम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? बेसिक शिक्षा योजना अथवा वर्धा योजना को समझाइए। तो बेसिक शिक्षा योजना को ही क्या कहते हैं? वर्धा योजना कहते हैं। तो वर्धा योजना अथवा बेसिक शिक्षा योजना की रूपरेखा इस प्रकार है। पहला, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। तो बेसिक शिक्षा की पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की है? 7 वर्ष की है।
बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं हेतु निःशुल्क और अनिवार्य है। तो बेसिक शिक्षा 7 से जो 14 वर्ष, यानी कि 7 से 14 वर्ष के बीच में जो 7 वर्ष का गैप है, तो इन्हीं 7 वर्ष तक की क्या होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक और बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प बेसिक क्राफ्ट से होता है। तो संपूर्ण शिक्षा का संबंध क्या होगा, किसी आधारभूत शिल्प यानी कि बेसिक क्राफ्ट से होता है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना में ये कहा गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। चुने हुए शिल्प की शिक्षा, ठीक है, जो चुना हुआ शिल्प है, मान लीजिए कोई बेसिक क्राफ्ट आप चुन लीजिए, हथकरघा या किसी भी रेशम कीट पालन या आप कताई बुनाई या किसी कुर्सी मेज बनाना या कोई भी आप लघु उद्योग चुन लेते हैं, तो उसका शिल्प शिक्षा छात्रों को इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उसको स्वावलंबी बना देती है। तो बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना को हमने समझा दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। तो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पहला क्या है बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, हस्तकौशल एवं उद्योग। तो हस्तकौशल एवं उद्योग के अंतर्गत कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन आदि शामिल हैं। ये सब क्या हस्तकौशल एवं उद्योग था बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में, यही सब क्या किया गया था, ऐड किया गया था। हस्तकला देख सकते हैं आप लोग। दूसरा मातृभाषा पर बल, यानी कि जो आपका बुनियादी शिक्षा था पहले पे आपका क्या था, प्रायोरिटी था हस्तकला, उसके बाद आप भारत का कोई मातृभाषा पर बल दिया जाएगा। ठीक है, मातृभाषा, उसके बाद आपका हिंदी। तो मातृभाषा पर बल, बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा पर बल दिया जाता है। तीसरा हिंदुस्तानी या हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। यानी कि तीसरा किस पे बल दिया जाएगा, जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं जैसे दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे हिंदी बोलने के लिए प्रचार प्रसार करना और हिंदी का बहुत लंबे क्षेत्र पर प्रचार प्रसार करना था। चौथा व्यवहारिक गणित, इसमें नाप तौल, अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित समाहित है। पांचवा सामाजिक विषय, तो पांचवा क्या था, सामाजिक विषय, इसमें इतिहास था, भूगोल था, नागरिक शास्त्र तथा सामाजिक अध्ययन आदि विषय शामिल हैं। इस प्रकार सामाजिक विषय, व्यवहारिक गणित, हिंदुस्तानी हिंदी, मातृभाषा पर बल, हस्तकला एवं उद्योग, ये सब क्या था, जो वर्धा शिक्षा समिति था, जो वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को ऐसे ही डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, बुनियादी शिक्षण विधि को समझाइए। तो रायबर्न के अनुसार बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है, यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। ये रायबर्न के अनुसार बुनियादी शिक्षण की विधि की परिभाषा हम लोग दे दिए। अब देखिए, बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए, प्रशिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। यानी कि बच्चों को खोज विधि आधारित शिक्षण विधि अपनाया जाए, जहाँ पे वो जाके खुद से अपने हाथ से करके सीखें। अन्य शब्दों में शिक्षण विधि इतनी व्यवहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है, साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त भी हो जाता है। छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप में न देकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती है। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी विषय के किसी भाग की आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती जा सकती, तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से दी जाती है। अतः बुनियादी शिक्षण की विधि में समयानुसार परिवर्तन संभव है।
पाठ्यक्रम के सब विषय परस्पर संबंधित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो एवं हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चयन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ये आपका क्या हो गया, बुनियादी शिक्षण विधि को हमने रायबर्न के अनुसार समझा दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। तो बुनियादी शिक्षा से इतने 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा, यहीं से प्रश्न उठते हैं। प्रश्न नंबर 35, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है बुनियादी शिक्षा का? आर्थिक उद्देश्य, यानी कि इकोनॉमिक एम है इसका। तो बुनियादी शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य से दो अभिप्राय हैं। बालकों द्वारा बनाई जाने वाला वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना। ठीक है। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना, यानी कि बच्चे पहले क्या करेंगे, किसी हस्तशिल्प में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जिससे वो पैसा अर्जित करेंगे, तो विद्यालय में वो पैसा लगेगा, और जब वो विद्यालय में अर्जित करके स्वावलंबी हो जाएंगे तो वो पैसा कमाने के योग्य हो जाएंगे और वो जाकर कहीं पे व्यवसाय करेंगे। और मान लीजिए कहीं पे वो जॉब करते हैं तो उनको क्या होगा, वो अपना भी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इस संबंध में स्वयं गांधी जी ने लिखा है, प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनना चाहिए। ये गांधी जी का सोच था। सेकेंड देखिए, नैतिक लक्ष्य, मोरल एम। तो नैतिक लक्ष्य या मोरल एम क्या था? तो बुनियादी शिक्षा का नैतिक लक्ष्य ये था कि आधुनिक भारतीय समाज का निरंतर से नैतिक पतन हो रहा है। अतः बुनियादी शिक्षा का एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है बालक का नैतिक विकास करना। नैतिक शिक्षा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी ने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति या चरित्र निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। इस प्रकार गांधी जी ने आत्मा की शिक्षा पर बल दिया था। तीसरा क्या जगह, नागरिकता का उद्देश्य, एम ऑफ सिटीजनशिप। तो नागरिकता का क्या उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा का? तो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जो शासन प्रशासन कहेगा उसके प्रति उत्तरदायी है, उसे मानना पड़ेगा। तो ये नागरिकों का उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा में। क्या? तो राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसके साथ साथ उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। वह इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है जब वह उनके प्रति सजग हो। इसलिए इसके लिए ऐसी शिक्षा जरूरी है जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास करे। बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योग देती है। तो ये आपका तीसरा हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 देखिए। प्रश्न नंबर 36 क्या है, विद्यालय में शिक्षक के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो विद्यालय में शिक्षा का जो जो कार्य आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। तो विद्यालय में शिक्षक के प्रमुख कार्य, टीचर्स मेन वर्क्स इन स्कूल। तो विद्यालय में शिक्षक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला शिक्षा देना है, टीचिंग है। तो अध्यापक हर स्थिति में अध्यापक ही होता है, उसका मुख्य कार्य पढ़ाई करवाना होता है। उसको ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिसमें उसको विशेष निपुणता प्राप्त हो। ठीक है, अध्यापक को वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जिसमें वो पारंगत हो, उसे समझा सके, बच्चे समझ सके और क्लास अच्छा से चल सके। यह उसका दायित्व है कि वह विषय का अध्ययन करे, नए नए शिक्षा ढंगों की खोज करे। टीचर, वो अच्छा टीचर वही है जो अपने सब्जेक्ट में माहिर हो जाए, नए नए विधि, नए नए खोज, नए नए आसान तरीके से नए नए टेक्निक्स बताए। शिक्षा संबंधी वस्तुएं लाएं, एड्स लाएं, टीएलएम लाएं, संकलित करें, घर के काम की योजना बनाए और बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। यही क्या होता है, एक अच्छा टीचर होता है। दूसरा देखिए, आयोजन या प्लानिंग। अध्यापक को पाठ्यक्रम की ठीक प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। उसे पाठ्यक्रम को महीनों एवं हफ्तों में बांट कर पढ़ाना होता है। दूसरा, उसे श्रव्य दृश्य साधनों और अध्यापन विधियों के प्रयोग करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह पढ़ाते समय उनको ठीक ढंग से प्रयोग में ला सके। थर्ड,
उसकी पाठ्य क्रियाओं को संगठन करने की व्यवस्था पूरे वर्ष के लिए करनी चाहिए, यानी कि लेसन प्लान पूरे वर्ष का पहले ही टीचर बना ले। यदि चेकलिस्ट बनाए तो हम उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित कर सकते हैं। श्रेणी के कमरे में पढ़ाई, छात्रों के काम का निरीक्षण, क्रियाओं का संगठन करना, अभिलेख करना, छात्रों की सफलता की परीक्षा लेना और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग, विद्यार्थियों का विषयों के चुनाव संबंधी नेतृत्व करना कि कौन सा विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट लेगा, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, तुम किस में आगे जा सकते हो, मेरे हिसाब से ये राय है, ये पढ़ो वो पढ़ो। विशेष विशेष विषय बारे में गहरी विद्या प्राप्त करना, पदार्थ सहायता एकत्रित करना, अध्ययन सूची, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य लेसन संबंधी योजना तैयार करना, घर का काम देखना, अनुशासन बनाए रखना, उत्सव तथा त्योहार मनाना, स्कूल के अहाते की देखभाल करना, सामान खरीदना, कार्यालय का काम चलाना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड, संगठन करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, उसको पाठ्यक्रम तथा सहगामी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, सहगामी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज का संगठन करना चाहिए और बच्चों हेतु निर्देशन और पुस्तकालय के काम का प्रबंध करना चाहिए। जो टीचर होते हैं उसको उत्सवों का प्रबंध करना चाहिए, तो टीचरों को क्या करना चाहिए, उत्सवों का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षा की स्थितियों, परीक्षाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसको स्कूल के बहुत से साधारण कार्यों में से किसी एक का इंचार्ज होना चाहिए। पहला, स्कूल के अहाते यानी कि स्कूल के कैंपस का संगठन होना चाहिए। फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, सामान की खरीद होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बैठने का प्रबंध भी अध्यापक को करना चाहिए। टाइम टेबल की तैयारी करना चाहिए अध्यापक को। स्कूल कैलेंडर की तैयारी करना चाहिए। स्कूल संबंधी धन का बजट बना करके वो सरकार को पेश करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 36 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, विद्यालय में शिक्षक के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त विवेचना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर और प्रशिक्षुओं के साथ शेयर के व्हाट्सएप चैनल लिंक और टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।